नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि 2019 की आपको क्वेश्चन पेपर करना था DSSB के। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे 2019 में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए थे उन सभी को डिस्कस कर लिया जाए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है हमारा 11 नवंबर 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, इसका PDF आपको विथ एनोटेशन टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर है बात? स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो पेपर्स होते हैं आप मतलब हम जहाँ से इन्हें डाउनलोड करते हैं, तो व्यक्ति यदि इनको हिंदी में क्वेश्चन का आंसर करता है तो वो क्वेश्चन हमें हिंदी में मिलता है, और अगर वो इंग्लिश में पढ़कर आंसर टिक करता है तो वो क्वेश्चन हमें इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, तो टोटल हिंदी यानी पूरा कंप्लीटली हिंदी और पूरा कंप्लीटली इंग्लिश इस तरह से ये नहीं मिल पाते। तो बस आप समझने की कोशिश करिएगा। मेन इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से इनके आंसर हमें टिक मार्क करना है। ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। आई होप अब आपको सभी को क्लियर दिख रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज डेवलप्ड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन? देखिए, कौन सा डिसिप्लिन ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन के अगेंस्ट डेवलप किया गया? मेनी अडल्ट हैज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। हमें बस इतना बताना है कि एक मिनट, यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है। ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन जो है इसके अगेंस्ट कौन सा डेवलप किया गया? तो ऑथोरिटेरियन को हिंदी में बोलते हैं सत्तावादी। ऑथोरिटेरियन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सत्तावादी। सत्तावादी मतलब जिसमें पूरा कंट्रोल पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स ही बच्चे की हर चीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट डेवलप किया गया था, वो था हमारा परमिसिव। इसके आंसर्स भी टिकते, मैंने इसको एडिट करके इसके आंसर्स को हाइड कर दिया है ताकि आप लोग पहले थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ। अगर आपको डायरेक्ट आंसर दिखेगा तो आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर की तरफ आप चले जाओगे। ठीक है ना, मैंने बस इसको एडिट करके आंसर को जो रेड कलर से आंसर हाइड था, रेड ग्रीन कलर से, उसे हाइड कर दिया है। हालांकि जहां पर मैं जो डिस्कस करूंगा वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करूंगा। ऑफिशियल आंसर की में भी यदि मुझे कहीं लगता है कि यार कुछ एरर है तो उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, परमिसिव, जिसे हम अनुमोदक बोल देते हैं। हम बोल देते हैं अनुमोदक, या फिर हम इसे बोल देते हैं कि इसमें आपको आज्ञा देने वाले कुछ टाइप का होता है। ठीक है, इसमें कोई सत्ता नहीं होती, इसमें आपको काम के लिए आज्ञा दे दी जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? सोचने की शक्ति को बढ़ाना यानी कि थिंकिंग पावर को बढ़ाना है। क्या करना है? जो थिंकिंग पावर है ना, थिंकिंग पावर को इंक्रीज करना है। अब थिंकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करोगे आप? शिक्षण के मॉडल का यूज बिल्कुल हम करेंगे, टीचिंग मॉडल का यूज हम करेंगे ही। शिक्षण मॉडल मतलब टीचिंग मॉडल। उपचारात्मक शिक्षण बिल्कुल हम करेंगे, हम रेमेडियल टीचिंग का यूज करेंगे, डायग्नोस्टिक टीचिंग का यूज करेंगे। उपचारात्मक मतलब डायग्नोस्टिक टीचिंग। पाठ्यक्रम का विकास, करिकुलम को भी डेवलप करेंगे। मूल्यांकन तथा निदान, हम उनका इवेल्युएशन भी करेंगे, और यदि कहीं पर निदान की जरूरत पड़ती है तो हम उसका निदान भी करेंगे, यानी कि रेमेडी भी करेंगे। तो हम इस तरह से चारों ही चीजों का हम यूज करेंगे, चारों का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब दो चीजों में यहाँ पे मीन समझ लो, एक होता है हमारा निदान और एक होता है उपचार। निदान क्या है? निदान होता है कारणों का पता लगाना। कारणों का पता लगाना, कौन से कारणों का पता लगाना कि आखिर कमी कहाँ रह रही है बच्चे को सीखने में, बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसके कारणों का पता लगाना होता है हमारा निदान, जिसे हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। उपचार मतलब कि उसको डायग्नोज करना। एक मिनट, डायग्नोस्टिक टीचिंग, रेमेडी, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। रेमेडी यहाँ आएगा, डायग्नोसिस यहाँ आएगा, हिंदी में से बता रहा हूँ मैं। निदान में क्या होता है? कारणों का पता लगाते हैं, एंड उपचार में क्या करते हैं? उन कारणों को दूर करते हैं, कारणों को दूर करना। ठीक है, तो निदान में कारणों का पता लगाया जाता है एंड उपचार में उन कारणों को दूर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नकारात्मक गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण है? गैर मौखिक मतलब जिसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह कौन सा है ये बताना है हमें। सिर हिलाना तथा मुस्कुराना, गुस्सा दिखाना, अधीरता दिखाना, या फिर परिहास करना। देखो, इसका ऑफिशियली राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है।
ये है आपका गैर मौखिकी सुदृढ़ीकरण। गुस्सा दिखाना, इसमें आपको किसी तरह के हाव भाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधीरता दिखाना मतलब कि आप अधीर हो जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नम्रता दिखाना। परिहास करना, तो ये भी आपके गैर मौखिक सुदृढ़ीकरण के उदाहरण हो जाएंगे। सिर हिलाना और एंड मुस्कुराना, इसको मौखिक के अंदर रखा गया है इसलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। ये थोड़े से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे की मूल भाषा का उपयोग नहीं करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे की जो मूल भाषा है, बच्चे की मूल भाषा का मतलब हम ले सकते हैं कि हम बच्चे की मदर टंग का यूज नहीं कर रहे हैं। मदर टंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वह अलगाव फील कर सकता है। अलगाव मतलब कि अपने आप को अलग फील कर सकता है, सेपरेट फील कर सकता है। असहभागिता फील कर सकता है, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर सकता है। बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट, तो यहाँ पर ड्रॉप आउट भी हो सकता है, बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने समाज को उपयोगी तथा प्रक्रियाओं, अधिकारों तथा पारस्परिक सहायता, कई समूहों का विभाजन, मानवीय व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता की प्रणाली के रूप में संदर्भित कहा है। कुल मिलाकर यह है कि समाज की यह परिभाषा इसमें से किसने दी है। तो इसमें कुछ समझने का है नहीं है, सिंपल आंसर है मैकआइवर व पेज ने यह डेफिनेशन दी है समाज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। उपनिवेशवाद मतलब कि उपनिवेशवाद क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करती है, राज्य करती है, शासन करती है, तो उसे हम उपनिवेशवाद के अंदर रखते हैं। तो उपनिवेशवाद के बारे में क्या सही नहीं, क्या सही है, क्या हुआ था उपनिवेशवाद होने से। उपनिवेशवाद हुआ ये था कि जो कंट्री आपके ऊपर रूल कर रही है उसको फ्री में व्यापार करने का आदेश दे दिया था, मतलब वहां पर किसी तरह का टैक्स लेना बंद हो गया था। तो विदेशी वस्तुओं को भारत में मुफ्त प्रवेश दिया गया, किसी तरह का टैक्स नहीं लिया गया। तो ये से हुआ था, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने जीवन कौशल होते हैं। तो टोटल 10 जीवन कौशल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइफ, ये यहाँ पर पेन के नीचे यहाँ लिख देता हूँ, लाइफ स्किल्स। टोटल कितने लाइफ स्किल्स हैं, 10 लाइफ स्किल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेन parties contribute to success of education forms are first of all local communities, which of the following is not a part of local communities। देखिए जो आपके एजुकेशन है उसमें कुछ लोकल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट करती हैं, तो इनमें से कौन सी लोकल कम्युनिटी नहीं है, नोट बताना है कि इनमें से कौन सी है जो लोकल कम्युनिटीज के अंदर नहीं आएंगी। तो टीचर लोकल कम्युनिटीज के अंदर आएंगे, स्कूल का जो हेड है यानी जो आपके प्रधानाचार्य हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, जो अभिभावक होते हैं पेरेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटी के अंदर नहीं आती। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया है। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, कि कौन सा संशोधन था जिससे शिक्षा समवर्ती सूची के अंदर आ गया। समवर्ती सूची मतलब कि शिक्षा के लिए जो कानून बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाएंगी, कोई एक गवर्नमेंट के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर 42 है। 42वां संशोधन था, संशोधन मतलब अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट था जिसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है। समुदाय को शामिल करने का तरीका क्या होगा, यानी कि कम्युनिटी को इंक्लूड करने का तरीका क्या रहेगा। समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी, बिल्कुल सही है। जो कम्युनिटी को के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप इन्वॉल्व कर रहे हो। समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाया, ये लिखा है व्यावसायिक कौशल। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ये जो वाटर मार्क है इसको थोड़ा सा नीचे लगाया जाए ताकि आपको समस्या ना आए। सामुदायिक कौशलों को सिखाना, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कारण ऐसे हैं जिनका हम इसके लिए यूज करेंगे समुदाय को शामिल करने का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिलफोर्ड तथा टॉरेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं सृजनात्मकताएं उत्पन्न करती हैं। तो वह कौन कौन सी क्षमताएं जो सृजनात्मकता उत्पन्न करेंगी, किसके अनुसार, गिलफोर्ड व टॉरेंस के अनुसार। देखिए जो प्रवाह है वो तो सृजनात्मकता में होता ही है, तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। फिर जो अगर हम दृढ़ता की बात करें, इसको भी छोड़ते हैं, मौलिकता है ये भी सृजनात्मकता में रहेगी,
और दृढ़ता भी रहेगी, अन्योन्याश्रितता नहीं रहेगी, मतलब कि किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं हम, जो क्रिएटिविटी होती है, इसमें किसी तरह की डिपेंडेंसी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं रहेगा, बाकी के सारे रहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों तथा मूल्यों के बारे में बताया या शिक्षित करता है, वह प्रक्रिया क्या बोली जाती है? जिसमें समुदाय, समुदाय यानी कि कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को समाज के जो नॉर्म्स हैं और जो वैल्यूज हैं इनके बारे में बताता है और एजुकेट करता है। तो यह कहलाता है हमारा सामाजिकरण। क्या कहलाएगा? सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन कहलाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जो सृजनात्मकता को प्रभावित करते हैं? देखिए, सृजनात्मकता को प्रभावित करने के लिए क्या दिए गए हैं? सृजनात्मकता को प्रभावित करने के लिए 4P दिए हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं। क्या दिए हैं? 4P दिए हैं। 4P कौन कौन से हैं? एक तो आपका पर्सन आ जाता है इसमें, एक आपका प्रोडक्ट आ जाता है, एक आपका इसमें प्रेस आ जाता है। प्रेस मतलब कि आपका वातावरण, प्रेस यानी कि क्या? वातावरण। और एक आपकी प्रोसेस आती है। ये 4P याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा 4P में शामिल नहीं है। तो उत्पाद आपका 4P में शामिल रहेगा। उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट। व्यक्ति यानी कि पर्सन, ये भी 4P में शामिल रहेगा। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, ये भी 4P में शामिल रहेगा। लेकिन समस्या, सृजनात्मक समस्या उपागम, ये 4P में शामिल नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है। शिक्षा का कार्य उन मनुष्य को बनाना होता है जो एकीकृत है, इसलिए वे कैसे हैं? भाई, जब शिक्षा का कार्य ऐसे मनुष्यों को बनाना है जो एकीकृत है, यानी कि साथ में रहने वाले हैं सारे, इसलिए ये क्या है? ये समझदार है। मूर्ख होगा नहीं, स्मरणीय, अमीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वो समझदार है, यानी कि अंडरस्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक रिसर्च ट्रस्ट, CORT, उपकरण व्यक्तियों के विभिन्न संभावनाओं तथा विकल्पों की संख्या चुनने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, FIP। देखिए, जो CORT है ना, ये टोटल CORT की बात करूं तो ये शायद आपके 7 या 8 है, शायद 7 है ये। संज्ञानात्मक रिसर्च ट्रस्ट के अंदर कितने टूल्स आते हैं? 7 टूल्स आते हैं। 7 टूल्स में जो FIP टूल है ना आपका, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसे चुनते हैं, वो आएगा आपका क्या? चुनने की अनुमति देने वाले में। ठीक है, बाकी इनके क्या यूज हैं, इनके लिए मैं DSSB के एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि आपको CORT जो 7 टाइप्स के हैं, सातों के सातों टाइप बता दूं। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं सभी के। CAF तो लिखा ही हुआ है, APC भी लिखा हुआ है। APC क्या है आपका? अल्टरनेटिव पॉजिटिविटी चॉइसेस। PMI भी है, FIP भी है। एक होता है फिर इसमें OBC, सॉरी OPC। OPC होता है आपका अदर पीपल, एंड V से होगा आपका व्यूज, अदर पीपल व्यूज, कि दूसरों के व्यूज क्या है उस पॉइंट को लेकर। फिर एक होता है AGO। AGO होता है आपका एम्स, गोल्स, और O से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। आपका गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। एक होता है फिर C&S। C&S होता है कॉन्सिक्वेंस एंड इक्वल। ठीक है, नेम इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि देखो हिंदी में पेपर है लेकिन नेम इंग्लिश में लिखे हुआ है, तो इंग्लिश में नेम याद रखना। तो ये 7 CORT होते हैं, याद रखिएगा। 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 मैंने यहाँ पर लिख दिए, इनको एक बार पढ़ लेना। बाकी इनके बारे में डिटेल में आपको बताते जाऊंगा, किसी एक क्लास में इनकी डिटेल को हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्ल जुंग, जो कार्ल युंग है, जुंग है वो ही है ये, इस तरह से इनका नाम लिखा था। यहाँ पर पेन क्यों नहीं चल रहा?
कार्ल युंग के अनुसार एक अंतर्मुखी की एक सामान्य विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी मतलब कि जो इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट की विशेषता कौन सी नहीं है? लचीलापन रहित बिल्कुल होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है उसमें ज़्यादा। ठीक है, अपने तक ही सीमित रहना बिल्कुल सही बात है, इंट्रोवर्ट अपने तक ही सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है। आसानी से शर्मसार हो जाना ये भी सही है, वो बहुत जल्दी सहाय हो जाता है। बीमारी एंड व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा ये उसकी कोई प्रायोरिटी, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती और नोट ही पूछा गया था। तो यही हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, बीमारियों और व्यक्तिगत सामान की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है, हमें यह बताना है। विकास का प्रतिमान का अनुकरण कभी नहीं करता, बिल्कुल गलत है। विकास हमेशा एक ही प्रतिमान में होगा, मतलब पहले आप चलना सीखोगे, फिर दौड़ना सीखोगे, फिर कूदना सीखोगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बिल्कुल होता है। एकीकरण का सिद्धांत ये भी रहेगा। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात भी सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सामान्य से विशिष्ट मतलब कि इस जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमारा विकास। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक गैर मानकीकृत टेस्ट या व्यक्ति परक विधि है? गैर मानकीकृत टेस्ट यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, लिख लेना, स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन सा है इसमें से, हमें यह बताना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ग्राफोलॉजी, समाज मिति, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर प्राप्तांक कार्ड, क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये तीनों जो टेस्ट है, इन तीनों में प्राप्त रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड रखते हो बच्चों का, जैसे ग्रेड से रखते हो आप, बच्चे ने कब क्या करा इसका रिकॉर्ड रखते हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आप क्या करते हो, छोटी सी कोई एक इवेंट हुआ, उस इवेंट का आप रिकॉर्ड रख रहे हो, तो ये तो स्टैंडर्ड में आ गए। ऐसे ही जो आपका सोशियोमेट्रिक मेथड होती है वो भी आपकी स्टैंडर्ड विधि ही होती है। बट ग्राफोलॉजी एक तरह से क्या है, सब्जेक्टिव है। ग्राफोलॉजी में होता यह है कि जैसे जो व्यक्ति, ये आपकी जो लेखन कला है ना, लेखन कला उससे संबंधित है ये, कि व्यक्ति किस तरह से लिखता है उसके आधार पर क्या बोलते हैं, उसके आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसलिए ये वाला आपका एक नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। एक मिनट, मुझे लग रहा है कौन से व्यक्ति के मूल्यांकन की एक गैर मानकीकृत या व्यक्तिपरक विधि है। ये क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लग रहा है इसका आंसर यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन सब्जेक्टिव है। ग्राफोलॉजी में होता क्या, मैं आपको रियल में बता देता हूँ। ग्राफोलॉजी जो होती है वो सब्जेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ग्राफोलॉजी में आपकी हैंड राइटिंग को देखकर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक मिनट, सही है सही है सही है, नाउ क्लियर। यहाँ पे लिखा है व्यक्तिकरक विधि है। एक बात समझो आप, जैसे जो सब्जेक्टिव मेथड होती है ना, ये मेथड तो सब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव मेजर कैसे हो रहा है, क्योंकि लिख एक व्यक्ति रहा है और उसको देख रहा है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो व्यक्ति की राइटिंग देखकर उसका अनुमान लगाते हैं। तो ग्राफोलॉजी क्या हो जाएगी फिर, आपकी ऑब्जेक्टिव मेथड हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में नोट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हमें परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि इंग्लिश वर्जन जब हम इसका देखेंगे तो उसमें मुझे नोट देखने को मिल सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक समाज में शिक्षा का क्या कार्य होता है? प्रत्येक समाज में शिक्षा का क्या कार्य होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षा का कार्य समाज के सदस्यों को सामाजिकरण करना, अगली पीढ़ी को संस्कृति प्रेषित करना, यह तो होगा ही। मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना, यह भी शिक्षा का कार्य होगा। तो शिक्षा का कार्य ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सोच के उपकरण है? कौन से सोच के उपकरण है ये बताना है। सोच मतलब कि थिंकिंग के टूल्स हैं, थिंकिंग के टूल्स इनमें से कौन से हमें ये बताना है। मानसिक नक्शे, जिसे हम बोलते हैं माइंड मैपिंग, संज्ञानात्मक रिसर्च और CORT, ये तो यार आपके सोच के उपकरण है, अभी हम पढ़कर आए 7 टाइप्स के होते हैं। अवधारणाएं, जो आपके अवधारणा है जिन्हें हम क्या बोलते हैं परसेप्शंस जो है, वो भी सोच के उपकरण होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक,
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? करके सीखने सहभागिता द्वारा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करके सीखने के संबंध में बताना है हमें। यह स्वाधिगम स्वाकलन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। स्वाधिगम मतलब कि सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट को बढ़ाता है, बिल्कुल। यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के वास्तविक अनुभव देता है, ये भी ठीक है। यह एक समस्या को सुलझाने के लिए वस्तुओं के हेरफेर के व्यावसायिक कार्य के साथ सोच के तर्क के संयोजन का तरीका है, ये भी ठीक है। देखिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए वस्तुओं का हेरफेर करना, यानी कि उनको आप इंटरचेंज कर रहे हो, उसमें आपको मैनिपुलेट कर रहे हो कि यार ये काम ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे हो सकता है, इसमें हम ये चेंज कर लें, ये इसमें इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो करके सीखने के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखो, ये डिसिप्लिन सेकंड है, डिसिप्लिन सेकंड, ऐसे टोटल 5 रहेंगे। अभी हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, अब ये सेकंड वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी सहकारी अधिगम पाठों में होती है? सभी सहकारी अधिगम पाठों में कौन सी विधि होती है? एंड जिस फर्स्ट ऑप्शन है, शैक्षणिक सामग्रियों में सिद्धहस्त होने के लिए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। ठीक है, सहकारी पाठों में समूह में कार्य करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है, समूह उच्च औसत निम्न उपलब्धि वाले बच्चों से मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो समूह है उसमें हाई एबिलिटी, हाई अचीवमेंट, एवरेज अचीवमेंट एंड लो अचीवमेंट हर तरह के बच्चे होते हैं। परितोषित व्यवस्था व्यक्तिगत आधारित ना होकर समूह आधारित होती है। जो प्रशंसा करना है, रेनफोर्समेंट देना है, वो किसी एक बच्चे को ना देकर सभी को दिया जाता है। तो ये तीनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेट बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल? जब किसी एक मॉडल को ऑब्जर्व करके आप एक बिहेवियर को एक्वायर करते हो तो उसे हम बोलते हैं मॉडलिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? मॉडलिंग इफेक्ट। यहाँ पर इसको समझ लो, इलेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्टिंग इफेक्ट जो होता है, इसमें क्या है, जैसे इसमें बिहेवियर आपका नहीं होता बट आप उसको रिपीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज पे कोई एक डांस परफॉर्मेंस चल रही थी और यहाँ पे ऑडियंस में जो बैठी है, ये ऑडियंस बैठी है। अब डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, इस ऑडियंस में से किसी एक बंदे ने ताली बजाना शुरू करा, उसको देखते देखते सभी लोग ताली बजाने लगे। अब ये व्यवहार किसका था? यह व्यवहार तो किसी एक व्यक्ति का था। क्या सभी ने इसको ऑब्जर्व करा? बिल्कुल नहीं करा। किन्हीं एक दो ने करा होगा और ये भी ताली बजाने लगी और उनको देखकर आप भी बजाने लगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करते और ना ही व्यवहार आपका होता, आप बस कोई कर रहा होता है और एकदम से आप भी वही व्यवहार करने लगते हो, तो वो होता है आपका इलेक्टिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे से के सामान्य रूप में होने वाले व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करवाया जाता है तब हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार का रूपांतरण हो गया है। देखो, हम कब बोलेंगे कि बच्चे का व्यवहार में रूपांतरण हो गया, यानी कि जो बिहेवियर है वो बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है या बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो गया है। कब बोलेंगे बिहेवियर चेंज हो गया है? जब स्वाभाविक व्यवहार परिवर्तन होगा या प्राप्त किया गया व्यवहार तथा स्वाभाविक व्यवहार दोनों, या फिर ना तो प्राप्त किया गया व्यवहार ना ही स्वाभाविक व्यवहार। जब दोनों ही तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, प्राप्त किए गए व्यवहार को और स्वाभाविक व्यवहार दोनों ही व्यवहार में जब प्रदर्शित करेगा, तो उसी से हम लगाएंगे कि व्यवहार में बच्चे का परिवर्तन हो गया है। प्राप्त किया गया व्यवहार मतलब कि किसी को देखकर वो कुछ सीख गया हो। स्वाभाविक व्यवहार मतलब बच्चा खुद पहले से कुछ करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बुनियादी स्तर का अनुशासन होता है, लेकिन तब भी अध्यापक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन तब भी, ये लिखा हुआ है, लेकिन अध्यापक इसे बनाए रखने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है। ठीक है, क्या करता है? अनुशासन तो होता है लेकिन शिक्षक उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, वैसे इसका राइट आंसर तो ये होना चाहिए, व्यवस्थित नियंत्रित अधिगम वातावरण। क्योंकि बुनियादी स्तर का अनुशासन होता है लेकिन अध्यापक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। बट इसका जो राइट आंसर है ऑफिशियली राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियली राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है,
पर्याप्त कक्षा वातावरण। ठीक है, क्या बताया गया ऐसे, पर्याप्त कक्षा वातावरण एक बुनियादी स्तर का अनुशासन होता है, लेकिन फिर भी अध्यापक इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अधिगम केंद्रित उपागम मतलब कि ये होता है आपका लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर नहीं, ये लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच है। एक टीचर सेंटर होता है, एक लर्नर सेंटर होता है और एक लर्निंग सेंटर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं जो मटेरियल होता है ना, क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट ओरिएंटेड जो अप्रोच है, उस तरह की अप्रोच ही होती है। ये मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित होता है, परंतु परिस्थिति में अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है। बात ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट ओरिएंटेड रहता है ना, ये होता तो समटाइम्स चाइल्ड सेंटर जैसे ही, लेकिन इस पर क्या बोलेंगे कि इस पर कंट्रोल किसका रहेगा, इस पर शिक्षक का कंट्रोल रहेगा। तो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में ये शामिल होता है। ये विद्यार्थियों को कौशल क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करने में मदद करता है तथा जीवन पर्यंत शिक्षार्थी बना देता है। ये बात ही बिल्कुल सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की है ये। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषाई कार्य के विकास में एक बच्चा निम्नलिखित में से किस अवस्था के माध्यम से प्रगति प्राप्त करता है? तो लेव वाइगोत्स्की ने भाषा की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? एक तो इन्होंने अहम केंद्रित भाषण बताया है, जब बच्चा खुद से ही बोलता है, फिर वही स्पीच बच्चे की सोशल स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, वही सोशल स्पीच जब बच्चा और बड़ा होता है तो वो इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अहम केंद्रित भाषण क्या होगा? जब बच्चा जब ईगो सेंट्रिक होता है, जब बच्चा छोटा होता है। सामाजिक भाषण जब बच्चा लगभग 3 से 6 साल का होता है, अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए बोल रहा होता है। भीतर भाषण जब बच्चा प्याजे के हिसाब से देखें तो मूर्त या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो अपने अंदर ही अंदर खुद को कुछ बोलता रहता है और उसके आधार पर ही फिर एक्ट करता है, तो वो भीतरी भाषण रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तीनों तरह के भाषण की बात करी गई है। किसने कहा है ये स्टेटमेंट, किसने कहा है ये बताना है कि एक प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपरक क्रियाकलाप जिसे एक सामाजिक वातावरण में संपूर्ण हृदय से पूरा किया जाता है। तो प्रोजेक्ट की बात आई है, एंड प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड यहाँ पे कौन दिख रहा है? किलपेट्टर की दिख रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजी भाषा भारत में निरंतर रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। इस कथन के पीछे कारण क्या है? इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी है ये हम सभी लोग जानते ही हैं, और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अभी हमने जैसे कुछ क्वेश्चन से मुझे डाउट रहा, वो इसी वजह से रहा कि हिंदी इंग्लिश की वजह से, क्योंकि ऑफलाइन जो पेपर होते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश साथ में ही आती है, लेकिन जो ऑनलाइन पेपर होते हैं वो या तो आप इंग्लिश में डाउनलोड कर पाते हो या फिर हिंदी में कर पाते हो। उसमें भी जो अटेम्प्ट करने वाले होते हैं वो कोई से हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं, कोई से इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है इससे। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी भाषा वाणिज्य के लिए भाषा है? हाँ, वाणिज्य के लिए हम भाषा बोल सकते हैं, बिकॉज जो आपका कॉमर्स है उसमें अंग्रेजी का बहुत मेन रोल होता है। अंग्रेजी में प्रवीणता एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तित्व का मार्कर है। हालांकि हम अगर इसको इमोशनली देखें तो हम कहते हैं कि यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ा है तो वो बहुत स्पेशल है, बट ये रियलिटी है। अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा होता है तो हम जानते हैं यार ये व्यक्ति में रियल में कुछ नॉलेज है, कुछ सही बोल रहा होगा। ठीक है, तो ये एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तित्व का मार्कर तो है। अंग्रेजी का उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है हमारे भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि अंग्रेजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन इज कॉल्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम है उसको हम क्या बोलेंगे? तो जो बैलेंस बनाने का काम होता है उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एडेप्टेशन मतलब कि आपने एडेप्ट कर लिया, क्या करके? आपके माइंड में आपने चीज़ों को आपके सामने कोई नई सिचुएशन आई, उस इन्फॉर्मेशन को या तो आपने एज इट इज अपने माइंड में भर लिया है, या फिर यदि आप पहले से स्कीमा बना हुआ था तो आपने उस स्कीमा में थोड़ा सा चेंज करके उसको माइंड में फिल करा है। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन ये दोनों ही प्रोसेस किसके अंदर आती हैं? एडेप्टेशन के अंदर आती हैं। एडेप्टेशन मतलब कि अनुकूलन एंड एकोमोडेशन होता है हमारा समायोजन।
समायोजन, और एसिमिलेशन होता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अध्येता केंद्रित उपागम का उपयोग करने की सीमाएं हैं? अध्येता केंद्रित उपागम का उपयोग करने की क्या लिमिटेशंस हैं, हमें यह बताना है। सीमित समयावधि में औसत रूप से विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर को बढ़ाना कठिन है, यानी कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हम बच्चे की अचीवमेंट को नहीं बढ़ा पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों की आवश्यकता के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो, ये बात भी ठीक है, और जिसे पता हो बच्चे को कब क्या चाहिए, ऐसे ही शिक्षकों की हमें इसके लिए आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी शिक्षण तथा अधिगम विधि की विशेषताएं नहीं है? एक इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स की क्या क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर यह बताना है। विद्यार्थी की मानसिक योग्यता या आवश्यकताओं से मेल खाती है, अच्छा क्या विशेषताएं हैं ये बताना है, बिल्कुल सही है भाई। बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है ना, मेंटल एबिलिटीज, तो उसकी मेंटल एबिलिटीज से सेम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन का विकास करें, बिल्कुल सही है। जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको बढ़ाएं। बच्चों में जीवन कौशल के विकास के लिए एक कार्य क्षेत्र उपलब्ध करा, बिल्कुल सही है। बच्चों के अंदर जो लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल भी क्या हो, डेवलप हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में सत्य है, जो प्रेजेंट एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? ये जावक क्षमता के साथ संबंधित है। जावक क्षमता, ये वर्ड ना थोड़ा ये नहीं लग रहा है। ये मनुष्य को पूर्ण रूप में विकसित करता है। देखिए वर्तमान शिक्षा की बात करें तो हमें पता है कि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है कि जो हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप कर रही हो, क्योंकि हमारे स्कूलों में गेम्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, क्रिएटिव थिंकिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। हालांकि अब शुरू हो रहा है बट इतना ज़्यादा अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर अभी हम किसी लोकल किसी टाउन में चले जाएं, लोकेलिटी में चले जाएं, तो वहाँ पर तो सिर्फ पढ़ाने का मतलब ओनली बोर्ड होता है, और वहाँ पर टीचर बोर्ड पर कुछ लिख देता है, बच्चे उसे कॉपी में नोट कर लेते हैं। इसी को टीचिंग, इसी को लर्निंग, इसी को एजुकेशन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। ये जावक क्षमता की जगह ये होगा जीवित क्षमता, ऐसा कुछ होगा। जीवित क्षमता से संबंधित है, मतलब कि ये लिविंग कैपेसिटी से संबंधित है, ऐसा कुछ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरटीई अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक सप्ताह में कितने घंटे की तैयारी के सहित न्यूनतम शिक्षा में लगाएगा? तो 45 घंटे, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 45 घंटे एक शिक्षक एक वीक में देगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी अधिगम विधि देखी जा सकती जब विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी इंटरनेट पर एक साथ एक साझा असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं? विद्यार्थी क्या कर रहे होते हैं? इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो क्या देखा जाएगा इसमें? भाई विद्यार्थी एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। ये हमारी कोलैबोरेटिव, सॉरी EIVE आएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अध्यापक को अपने छात्रों में खोजपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्य योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य योजना बनाते समय वह किन बातों का ध्यान रखेगा, ये बताइए। पाठ्य योजना की सामग्री छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके आधार पर हो। पाठ्य योजना को पहले से निर्धारित तर्कपूर्ण संरचना से विकसित किया जाना चाहिए, कि पहले जो नॉर्म से दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर डिस्कस कर बनाओ पाठ्य योजना को। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पाठ्य योजना को आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। पहले से तो यार आपने मान लो किसी ने कोई दूसरा टीचर होगा, उसने फर्स्ट चैप्टर का जो लेसन प्लान है वो अलग तरीके से बनाया हो, लेकिन आपको उसको अलग तरीके से बनाना पड़े। बुक में कुछ अलग तरीके का दिया हो, लेकिन आप तो अपने अकॉर्डिंग बनाओगे ना लेसन प्लान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली के अनुसार किस प्रकार बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है? किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है? देखिए ये माली नहीं है, ये ना, ये बहुत भयंकर गूगल ट्रांसलेट किया गया है। ये है गार्डनर। मैंने कहा ये मार्डली कहाँ से आ गया?
जो आपके गार्डनर है ना, तो ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन होता है। इसलिए कहते हैं कि DSSS या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया करो, नहीं तो माली के अनुसार टिक कर दोगे फिर। तो माली माली नहीं सॉरी गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है? तो जो भाषा है, भाषाई क्षमता जो होती है वो व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। गार्डनर का माली कर दिया मतलब, देखो आप। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी प्रणाली के लिए प्रथम नियम है? हिंदी ध्वनि प्रणाली के लिए पहला नियम इसमें से कौन सा है? देखो हिंदी की जो ध्वनि प्रणाली है ना, इसके दो नियम हैं। पहला नियम तो यही है जो पहले दिया गया है कि कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो पहला व्यंजन इस तरह का, फिर उसके बाद ये इस तरह का होता है, ठीक है। और इसके बाद जितने भी नियम हैं वो सारे नियम 2 में अंदर आते हैं। देखो इसमें दो तरह के नियम है, मैं बता देता हूँ। ये है आपके नियम 1 यानी कि रूल 1। रूल 1 के अंदर तो यही वाला अकेला रूल आता है। इसके बाद हम इस रूल की बात करें या इसके साथ साथ और भी रूल दिए हैं, वो सारे आपके रूल सेकंड में आते हैं, नियम 2 में आते हैं, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट वाले को आप याद कर लो कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपका हिंदी ध्वनि प्रणाली का पहला नियम है। इसके अलावा जितने हैं वो सारे द्वितीय नियम या सेकेंडरी रूल हैं, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। विभिन्न भाषाओं में व्यंजनों की संख्या 8 से 10 तक 8-10 से कहाँ तक होती है? तो वो जो व्यंजनों की संख्या है वो 8-10 से 40-50 तक होती है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या लिखा है, वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, एक मिनट, वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा अभ्यास को प्रभावित करते हैं? अधिगम प्रक्रियाओं तथा अभ्यास को प्रभावित करते हैं। शिक्षकों की भूमिकाएं, विश्वास तथा धारणाएं, मूल्यांकन का तरीका या फिर कक्षा संपर्क की प्रक्रिया। तो कौन है? देखिए अगर हम इसमें देखें, वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचर लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं और अभ्यास को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो शिक्षकों की भूमिका बिल्कुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी प्रभावित करेगी और जो प्रैक्टिस है उसको भी करेगी। विश्वास और धारणा ये भी करेंगी, मूल्यांकन का तरीका किस तरह का ये भी करेंगे, कक्षा संपर्क की प्रक्रिया भी करेगी। तो चारों ही तरीके प्रभावित करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम आते हैं डिसिप्लिन थर्ड पर। ये देखो इंग्लिश से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, 8 की जगह यहाँ पर क्या आएगा? तो 8 की जगह यहाँ पर ऑन आएगा। आई वॉज लेट फॉर द क्लास ऑन मंडे। ऑन क्यों आएगा ये आप मुझसे ना पूछें, ये प्रीपोजिशन का रूल पढ़ें। एक शांत तथा एक अनंत आवृत्ति दशमलव में से प्रत्येक को निरूपित करती है। देखिए दो तरह की दशमलव होती हैं, एक होती है शांत और एक होती है अशांत, जिसे हम बोल देते हैं आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं क्या, इन्हें बोलते हैं, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में पढ़ी हुई है, रिपीटिंग। और एक होती है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनंत आवर्ती दशमलव, और एक जो शांत होती हैं जिसे हम बोलते हैं एक मिनट का नाम भूल रहा हूँ, शांत होती हैं और जो रिपीटिंग होती है ना, ये आपकी आती है रेशनल नंबर के अंदर। रेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, ये केवल परिमेय संख्या है। तो शांत और एक अनंत आवर्ती दशमलव जो है वो परिमेय संख्या के अंदर आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब जो वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट कौन सा वर्ड है? अर्थली, अर्थली मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, इसका अपोजिट कौन सा होगा? हेवनली यानी कि स्वर्ग, ठीक है। तो
एक जो DSSB के CDP वाले पेपर है ना, इनको कोई यूट्यूब पर नहीं कराता। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि सामने वाले व्यक्ति को मैथ्स भी आना चाहिए, उसे इंग्लिश भी आना चाहिए, उसे लैंग्वेज भी आना चाहिए, उसे साइंस भी आना चाहिए और उसे CDP भी आना चाहिए, तब जाके कोई व्यक्ति DSSB का पेपर यूट्यूब पर सोल्व करा सकता है। निम्नलिखित में से संख्या के 100वें स्थान पर मौजूद किसी भी अंक का स्थानिक मान ज्ञात करने के लिए हमें उसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 100वें स्थान पर यानी कि 100 प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय उपकरणों में एक स्केल या रूलर डिवाइडर का एक युग्म प्रकार तथा एक युग्म सेट स्क्वायर का होता है। हाँ, सेट स्क्वायर आते हैं साथ में। तो एक सेट स्क्वायर तो 45-45 वाला होता है, दूसरा सेट स्क्वायर कितना होता है? दूसरा सेट स्क्वायर होता है 60-30 का। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट स्क्वायर 45-45 का और दूसरा 60-30 का, दो तरह के सेट स्क्वायर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट बाय द कोलबर्ग्स स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, उससे आपको कौन सा क्राइटेरिया मिल रहा है? स्ट्रक्चर्ड होल्ड, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रक्चर वे में इनकी थ्योरी है, बिल्कुल है। क्वालिटेटिव डिफरेंस है इनमें, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस मतलब कि जो स्टेजेस बनी हुई है, हर एक स्टेज की अपनी अलग क्वालिटीज है, ये भी ठीक है। इनवेरिएंट सीक्वेंस, इनवेरिएंट सीक्वेंस मतलब कि जो सीक्वेंस है उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे इन्होंने स्टेजेस दी हुई है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टेज। ये आपका लेवल 1 हो जाता है, ये लेवल 2 हो जाता है, ये लेवल 3 हो जाता है। अब आप इनके लेवल को चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते कि आप 6th को 4th की प्लेस पे ले आओ, 3rd को 5th की प्लेस पर ले आओ, यह नहीं हो सकता। तो तीनों ही इसकी क्वालिटीज है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, क्वालिटेटिव डिफरेंस है हर एक स्टेजेस में, और स्टेजेस को आप चेंज भी नहीं कर सकते, जिस सीक्वेंस में लगी हुई है उसी सीक्वेंस में रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा? अ लेट ऑफ वर्क डैश टू बी डन, बताओ जरा क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स। ठीक है, टू बी डन। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। 5E पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? While teaching the concept of fractions of the student of 6th grade, a teacher perform the following task। क्या टास्क परफॉर्म करती है टीचर? टीचर क्या कर रही है? 6th क्लास के बच्चों को घर्षण पढ़ा रही है। फ्रैक्शंस मतलब क्या? घर्षण, घर्षण पढ़ा रही है, ठीक है। तो एक टास्क करती है, डिस्ट्रीब्यूट फ्यू पीसेस ऑफ पेपर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड शेप। अच्छा, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप के उसने पेज के टुकड़े देती है। read to all the student and ask them to divide them into two parts. The student may divided the paper read either in equal or unequal parts. This above scenario indicate which sequential phases of 5E learning model। जो 5E लर्निंग मॉडल है, उस लर्निंग मॉडल में क्या चल रहा है? देखिए, बच्चे जो हैं, टीचर ने क्या करा, फ्रैक्शन पढ़ा रही है तो उसने सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर जो शेप्स के जो पेपर हैं वो पेपर अपने बच्चे को दे दिए। अब पेपर बच्चों को दे दिए तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे उसमें जो लर्निंग की प्रोसेस थी ना उसमें इंगेज हो गए, यानी कि शामिल हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर इंगेजमेंट फेस हो रहा है। क्या हो गया? इंगेजमेंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। पैडन, पैडन का सेम क्या होगा? इसका सेम होगा एक्सक्यूज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको समझाने की जरूरत तो है नहीं है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु ड्राइव अ मोटर कार, जो मोटर कार एंड इसको चला सकता है वो क्या होता है? चोफर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलबर्ग ब्लॉट की संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरण करने की विधि के संतुलन मॉडल का उदाहरण है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग सकता है। ये जो उदाहरण है ना, ये जीन प्याजे का एक संतुलन मॉडल है। जीन प्याजे का क्या है? एक संतुलन मॉडल है, उसका उदाहरण है ये कि कोहलबर्ग ब्लॉट की संज्ञानात्मक संघर्ष को प्रेरित करने की जो विधि है, ये जीन प्याजे के संतुलन मॉडल का उदाहरण देता है। बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या पता कजान कहाँ से ये घुमा कर लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से कौन सी गणित के अधिगम तथा शिक्षण की समस्या है? गणित के अधिगम और शिक्षण की समस्या क्या है? निष्कर्ष आकलन पद्धति, ये समस्या बिल्कुल होती है, आप सही तरह से असेसमेंट नहीं करते हो। रुचि का अभाव, कई लोगों में मैथ्स के लिए इंटरेस्ट नहीं होता। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, कई बार जो टीचर है वह भी सही तरह से प्रिपरेशन कर नहीं आता है। तो ये तीनों ही इसके कारण होते हैं कि बच्चा गणित नहीं सीख पाता। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। द साइंस ऑफ गवर्नमेंट, द साइंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 14 है, विभिन्न देशों में निम्नलिखित में से कौन सी मानक मापन इकाइयों की दो प्रमुख प्रणालियां हैं? देखिए, मानक मापन इकाइयों की जो प्रमुख प्रणाली है उसमें एक तो चलती है मीट्रिक प्रणाली और दूसरी चलती है ब्रिटिश या इंपीरियल प्रणाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है हमें एरर, कौन से पार्ट में एरर है। फाइंड द वर्ड ही हैज हेल्प टू पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस। राइट आंसर इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हेल्प टू में एरर है, बिकॉज मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता कि मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर सकूं कि यहाँ पर हेल्प टू नहीं आना चाहिए था, हेल्प ऑफ आता, हेल्प बाय आता, या फिर टू आता ही नहीं, तो इसलिए। चलो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से जो इंग्लिश के एरर वाले क्वेश्चन हैं इनका भी एक्सप्लेनेशन हो सके। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं समस्या समाधान में सम्मिलित हैं? समस्या समाधान में कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? देखिए, समस्या समाधान के लिए आप क्या करते हो? तुलना करोगे, बिल्कुल भाई, तुलना तो करोगे ही दो सिचुएशन का, अनुमान भी लगाओगे, आंकड़े वस्तुओं का वर्गीकरण, बिल्कुल सही, जो डाटा है, जो डाटा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो थिंग्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जांच और त्रुटि, बिल्कुल सही बात है, आप पता करोगे कि यार आप उसको वेरीफाई करके देखोगे ये सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चारों ही जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अधिगम के आकलन की एक विमा नहीं है? गणित, ये कह सकते हैं कि गणित के असेसमेंट का कौन से एक एस्पेक्ट नहीं है? ठीक, इसमें गणित के प्रति अरुचि, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के आकलन की एक विमा नहीं है? देखिए, इसका जो ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रतिरूप तथा विधियां। प्रतिरूप तथा विधियां है ना, ये गणित के आकलन की इन्होंने विमाएं नहीं मानी है। और इसके अलावा गणित के प्रति अरुचि, संप्रेषण, गणितीय तर्क क्षमता, इन तीनों को ही आकलन का एक विमा माना है। तो इसे अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फॉर अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। द ब्लू वंस मनी, द ब्लू वंस मनी का मतलब क्या होगा? टू स्पेंड ऑल मनी वेस्टफुली, जो अपने पूरे पैसे को बर्बाद कर दे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलान करो, तुलना करो, क्रमबद्ध करने तथा सहायता सब्सिडी देने से पूर्व संख्यात्मक अवधारणा बच्चों के वर्ष के दौरान यानी कि वर्ष के आयु तक विकसित हो जाती है। देखिए, मिलान करना, तुलना करना, क्रमबद्ध करना, ये सभी चीज़ें कब, किस वर्ष में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं? तो जब ये बच्चा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तभी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो 6 वर्ष का बालक ये सब कुछ करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तुलना करना यानी कि कंपेयर करना, क्लासीफाई करना, उनको ऑर्डर में लगाना। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट डाउटफुल है, क्या बोलेंगे मैं इसको, मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन। इसमें मैं मोस्ट डाउटफुल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे भी याद रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझे बाद में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराना है। कोलबर्ग के नैतिक निर्णय की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था पियाजे की अवस्थाओं के साथ कई विशेषताओं को साझा करती है? ऑफिशियली आंसर इसका ये माना गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मुझे इसका आंसर ये वाला लगता है, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। कई बात समझ में, तो इस वजह से इसे हम रखेंगे मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन में। इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होगा, ऑफिशियली क्या माना वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डिसिप्लिन 4 की तरफ, सॉरी डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन 4। निम्नलिखित में से किसे सुनने की गतिविधि में एक अध्यापक कहानी सुनाता है, तथा विद्यार्थी तथा अध्यापक क्रिया करते हैं? मतलब टीचर कहानी सुना रहा है, बच्चे और अध्यापक दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
निम्नलिखित में से किस सुनने की गतिविधि में एक अध्यापक कहानी सुनाते हैं तथा विद्यार्थी तथा अध्यापक क्रिया करते हैं। अच्छा, एक अध्यापक कहानी सुना रहा है और कुछ और स्टूडेंट हैं एंड कुछ और टीचर्स हैं, वो कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे कहानियों का मुंह का अभिनय। ठीक, एक कहानी बोलता जा रहा है और बाकी कुछ लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे देखा होगा ना आपने कि एक जगह स्टोरी चलती रहती है एंड स्टेज पे परफॉर्मेंस चलती रहती है, वो बोलते कुछ नहीं है जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं, वो बस परफॉर्म करते हैं और स्टोरी कहीं पर बैक साइड से कोई और ही कर रहा होता है, तो उससे हम बोलते हैं कहानियों का मुंह का अभिनय करना। कक्षा में आगंतुकों को आमंत्रित करना कौन सी उत्साहजनक गतिविधि होगी? आगंतुकों का मतलब कि आप किसी को कक्षा में बुलाते हो, किसी फेमस व्यक्ति को बुला सकते हो, किसी टीचर को बुला सकते हो, कोई पुराना स्टूडेंट हो जो किसी अच्छी जॉब में उसे बुला सकते हो। इससे क्या होगा? इससे प्रामाणिक स्थितियों का सृजन होगा। जो प्रामाणिक स्थितियां हैं ना उनका सृजन होगा, यानी कि बच्चों को डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ऑथेंटिक सिचुएशन से मिलेंगी वो चीज़ों को उनको समझने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत प्रोफाइल रखना कैसे उपयोगी है? व्यक्तिगत प्रोफाइल रखना कैसे उपयोगी ये बताना है। इससे बाद में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में माता पिता से शिकायत तो करना ही नहीं है। ये औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों आकलनों को मिलाता है, ये ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस इन ईवीएस? क्रिएटिव कौन सा है जो क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाएगा? कुल मिलाकर ये बताना है। पोस्टर मेकिंग, ड्रामा एंड प्लेस, पेपर मैच होगा ये शायद, पेपर मैक, टेकिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ तो होगा ही। इस वर्ड को मैं देख लूंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, बाकी ये तीनों तो हैं जो क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे ही, फोटोग्राफ से लेना भी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा ही, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों ही इसके राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच क्राइटेरियन डज फॉल्स अंडर साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट? कौन सा क्राइटेरिया साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट के अंदर आएगा? मोटिवेशन, लेवल, लिटरेरी डिवाइस या फिर इलस्ट्रेशन लेआउट? बताइएगा कौन सा है जो साइकोलॉजिकल, एक मिनट रुको जरा, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक पहलू के अंदर आता है। देखिए मनोवैज्ञानिक पहलू के अंदर नहीं आता है, डजेंट पूछा है। मोटिवेशन तो मनोवैज्ञानिक पहलू के अंदर आता है, हमारे साइकी से रिलेटेड होता है मोटिवेशन। लिटरेरी डिवाइस जो है ये भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर ही आएगा ये। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन है ये भी आएगा, लेकिन जो लेवल से एक अलग चीज़ हो जाती है, ये कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ऑफिशियली भी 2 है। लेवल यानी कि स्तर। लेवल तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ का लेवल ये बताता है कि किस लेवल पे, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है, इजी लेवल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुक्रमण किस पाठन क्रियाकलाप के तहत आती है? अनुक्रमण बताना ये किसके तहत आएगा? नए शब्दों को पढ़ना या अभ्यास करने के तहत, समस्या समाधान के अंतर्गत, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रंथों के पुनर्निर्माण करने के लिए पढ़ना, मतलब कि भाई जो ग्रंथ है उनको दोबारा पढ़ने के लिए, या फिर सुनना तथा पढ़ना। सुनना तथा पढ़ना के अंदर आपका अनुक्रमण आता है, याद रखिएगा। छोटा सा फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। शिक्षक कौन है? शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, क्या है? अधिगम के समाजशास्त्र को समझना। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्या है? अधिगम के समाजशास्त्र को समझना या भाषा तथा साक्षरता अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में वर्तमान ज्ञान? बताओ जरा। देखो इसका राइट आंसर समाजशास्त्र को समझना तो मुझे नहीं लग रहा है। ऑफिशियली भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही है इसका, कि भाषा तथा साक्षरता अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में वर्तमान ज्ञान, ये रहेगा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का एक क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अधिगम के समाजशास्त्र को समझना नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईवीएस का अधिगम करते समय निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप माना जा सकता है? रचनात्मक अभिव्यक्ति का रूप किसे माना जाएगा? देखो क्लोज बनाना, इसमें क्रिएटिविटी लगेगी, गीत बनाना इसमें भी लगेगी, कविता में भी लगेगी और बैनर बनाने में भी लगेगी, चारों में ही लगेगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी पड़ती है? परस्पर क्रिया की भूमिका बिल्कुल निभानी पड़ेगी। परिप्रेक्ष्य की भूमिका मुझे लगता है ये भी निभानी पड़ेगी। परिप्रेक्ष्य की नहीं निभानी पड़ेगी।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर रहेगा, केवल वन, क्योंकि ऑफिशियली ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। और परस्पर क्रिया की यानी कि इंटरेक्शन करने वाली जो भूमिका होती है वो एक शिक्षक को निभानी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक अंतरराष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों तथा पर्यावरण को जोड़ता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जैविक विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, ऑफिशियली फर्स्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेंट मॉडल किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑपरेंट मॉडल दिया गया है बीएफ स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल सही, ये तो उद्देश्य होगा ही। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना तथा उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना, ये भी रहेगा। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा तथा रचनात्मकता को विकसित करना, ये भी रहेगा। तो तीनों ही रहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 3 में शामिल नहीं है? देखो, कंप्यूटर का जो सत्र होता है उसके 4 चरण हैं। फर्स्ट चरण में तो आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, पहले चरण में तो हमने दे दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ पर है? चलो इसका आंसर अभी देखेंगे। फिर आता है सेकंड चरण। सेकंड चरण में हम उनका उपयोग करना सिखाते हैं। पहले में तो प्रोत्साहित करना पहले में आ जाएगा, फिर सेकंड में आ जाएगा उपयोग करना, और तीसरे में आता है कार्य को करना, तुलना करना, और जो भी है वो सब तीसरे में आ जाएगा। कार्य को पूरा करना, तुलना करना और उनकी समीक्षा करना। और फोर्थ में आ जाएगा कि अगर अलग सिचुएशन आए तो फिर आप इस काम को कैसे करोगे, इस तरह की कुछ सिचुएशन बच्चे के सामने रखना। तो ये तो हो गया पहले चरण में, जिसे हम बोल सकते हैं ये तो फर्स्ट स्टेज का काम हो गया, और ये तीनों ही थर्ड स्टेज के काम हो गए। ठीक है, और सेकंड स्टेज में क्या होता है? उनके टूल्स का उपयोग करना सीखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से कार्य पूर्ण करते हैं? श्रवण करते समय श्रोता क्या क्या काम पूरे कर सकते हैं? तो श्रवण करते समय श्रोता सुन सकते हैं और अनुमान लगाना, ये काम कर सकते हैं, रटने का काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में चीजों के गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता? कौन सा कारण नहीं है चीजों का गलत होने का? एक विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, तो गतिविधि निष्क्रिय हो गई, ये तो होगा ही। कक्षा नियंत्रित नहीं है, ये भी होगा। एक बाहरी विघ्न भी हो सकता है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आए, इससे काम के होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थियों को विषय पर अध्ययन केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना उपयोगी कंप्यूटर चित्र के किस चरण में आएगा? अब बच्चों का प्रोत्साहित कर रहे हो, ये आएगा आपका चरण 1 में, कि बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, मोटिवेटेड रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहानी कहना क्या है? इसे परिभाषित करने का सही तरीका क्या होगा? यह रुचि ना होने पर भी लोगों को एक कहानी सुनाना। भाई रुचि नहीं है तो फिर आप कैसे कहानी सुनाओगे? वहां मौजूद हर किसी को एक कहानी सुनाना, ये भी कुछ, ये ऑप्शन ही सही नहीं लग रहे हैं। ये दिखाने के लिए शिक्षक कितना ज्ञानी है, ऐसा काम भी हम नहीं करते, हम पढ़े लिखे टीचर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ये सुनने के इच्छुक लोगों के लिए कहानी सुनाना, कि जो सुनने के इच्छुक हों उन्हीं को आप कहानी सुनाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य क्या है? शब्द स्तर पर लेखन का उद्देश्य होगा नई शब्दावली, लिखावट तथा बर्तनी सीखना। शब्द लेखन का मतलब कि आप शब्दों को इंप्रूव करो, आपके जो वर्ड्स हैं वर्ड्स को इंप्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में शामिल चरणों में से एक नहीं है? अधिगम की समझ परखने के लिए योजना बनाना, योजना तो आप फिर बनाओगे ही। अपनी पाठ्य योजना पर पुनः विचार करना, ठीक है, जो आपने लेसन प्लान बनाया उस पर आप एक बार रिफ्लेक्ट करके देखोगे। वास्तविक समय रेखा बनाना, ये भी बनाओगे कि आप कितने टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। मूल्यांकन के परिणाम तैयार करना, फिर ये तीनों तो इंपॉर्टेंट लग ही रहे हैं, तो यही नहीं होगा, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा पाठ्य योजना बनाने का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या जॉन बी वॉटसन की मूल अवधारणा है? जॉन बी वॉटसन की जो मूल अवधारणा है ना, वो तीनों ही है, पर्यावरणवाद भी है, भावनाओं का अध्ययन भी है और व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही। चलिए लास्ट स्टेज पर हम आ चुके हैं, बस 20 क्वेश्चन और एंड पेपर एंड। लिंग को मुख्य रूप से किसके रूप में देखा गया है? देखो ये जो लिंग है ना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जेंडर, ये यहाँ पे पेन क्यों नहीं? जेंडर केवल लड़कियों तथा महिलाओं से संबंधित एक जैविक श्रेणी के रूप में, एक जैविक श्रेणी के रूप में, ये कुछ ऑप्शन ठीक लगता नहीं है। एक पृथक श्रेणी के रूप में जो अन्य मुद्दों से संबंधित नहीं है, हाँ इसे एक हम अलग बना देते हैं। समान सुविधाओं के प्रावधान के संदर्भ में ये भी ठीक है कि आप जब सुविधाएं देते हो तो आप जेंडर के अकॉर्डिंग देते हो। केवल लड़कियों तथा महिलाओं से संबंधित एक जैविक श्रेणी के रूप में, देखो अगर मुझे इसका इंग्लिश पेपर मिले तो वहाँ पर अगर ये लिखा हो सेक्स जेंडर की जगह, तो फिर फर्स्ट वाला भी सही हो जाएगा। लेकिन ये मुख्य रूप में देखा गया है, किस रूप में देखा गया है? मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से तो हम ज़्यादातर इसको उसी रूप में देखते हैं, जैविक श्रेणी के रूप में ही देखते हैं। इसका आंसर फिर सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ऑफिशियली बता देता हूँ मैं, ऑफिशियली इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड माना गया है, बट हम फर्स्ट को सही कैसे माने? ओनली सिर्फ महिलाओं के लिए देखा जाता है। ठीक है, ऑफिशियली तो इसको थर्ड माना है, तो अभी थर्ड को ही लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से ना मैं आपको बता रहा हूँ, यही एक रीज़न है कि इन क्वेश्चन पेपर को ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता, बट एक छोटा सा डिस्कशन तो ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो क्वेश्चंस के बारे में, या फिर हो सकता है हिंदी इंग्लिश में समस्या हो, अब आपका क्या सोच रहेगा इसके बारे में, तो थोड़ा डिस्कशन तो होना ही चाहिए। हालांकि आंसर सही पता चले या ना चले, बट डिस्कशन मेन इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने कहा चलो कराई देते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह परावर्तित होता है, पूर्ण तथा आंशिक रूप से अवशोषित होता है, ये मनोरंजक रंग प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। ये छाया बनाता है, ये भी ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से क्या भूगोल का डोमेन नहीं है? भूगोल का डोमेन कौन सा नहीं है? प्राणी भूगोल बिल्कुल है, मानव भूगोल भी है, क्षेत्र भूगोल भी है, गैर मानव भूगोल ऐसा कोई डोमेन नहीं होता है। हम विद्युत ऊर्जा को बचाने के लिए हम विद्युत ऊर्जा को बचाने की आवश्यकता के बारे में छात्रों को कैसे जागरूक कर सकते हैं कि भाई बिजली बचाना है, इसके लिए हमें जागरूक करना है बच्चों को। सभी बिजली के उपकरणों को बंद करें जब भी उपयोग में ना हो, बिल्कुल सही बात। बिजली बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर, बैनर तथा अभियान चलाकर, ये भी सही है, दोनों ही काम हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या इतिहास का पुरातत्व स्रोत है? इतिहास का पुरातत्व स्रोत क्या है? देखो इतिहास का जो पुरातत्व स्रोत है, उस स्रोत में क्या क्या आएगा? सिक्के के अध्ययन से संग्रहित मुद्रा विषयक साक्ष्य जाते हैं, एंड पाए गए स्मारक जिनमें इमारतें शामिल है, ये आ जाते हैं। हम सिर्फ इतिहास के स्रोत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इतिहास के पुरातत्व स्रोत के बारे में। इतिहास के दो तरह के स्रोत होते हैं, पुरातत्व स्रोत होते हैं और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, इसे याद रखना। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका पवित्र व धार्मिक साहित्य, ठीक है। तो पवित्र व धार्मिक साहित्य तो साहित्यिक स्रोत के अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें इतिहास का पुरातत्व स्रोत की बात करना है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। भूमिका नाट्य की क्या भूमिका है? भूमिका नाट्य की भूमिका क्या है? देखो भूमिका नाट्य की भूमिका पढ़ लेते हैं भाई, क्या हो सकती है। एक कहानी में प्रस्तुत भाषा को एक अलग संदर्भ में उपयोग करने के लिए एक अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। भूमिका नाट्य की क्या भूमिका है? ये कुछ ऐसा होगा ये क्वेश्चन इंग्लिश में कि कक्षा में नाटक की क्या भूमिका है, या फिर आपने जो नाटक पढ़ा बुक में से देखकर उसकी क्या भूमिका है। प्रमुख शब्दों का अभ्यास करते समय प्रोत्साहित करने में मदद करता, ठीक है नहीं है। प्रश्न पूछना उत्तर देना भी नहीं है। अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए यादगार अवसर प्रदान करना ना, ये भी कुछ सही ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रहेगा।
फर्स्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन से कथन सही है? दो कोणों को संपूरक कहा जाता है यदि उनके मापों का योग 90 हो। ठीक है। दो कोणों के युग्म को पूरक कोण कहा जाता है यदि उनके कोणों के मापों का योग 180 हो। देखो संपूरक पूरक अपन नहीं जानते, अपन जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम 90 होता है, और फिर होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर ना ही 1 ना ही 2 है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, संपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा? 90 नहीं होगा, 180 होगा। और ये क्या है? पूरक। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इनका सम 80 नहीं होगा, मतलब कि 90 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सर्वेक्षण करने की क्रिया में कौन से 2 कौशल शामिल हैं? सर्वेक्षण जब आप करते हो तो उसमें कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं? सर्वेक्षण में एक सुनना और एक बोलना, ये दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑफिशियली ना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के शिक्षण में आगमनात्मक तर्क संदर्भ का उदाहरण है? आगमनात्मक संदर्भ का उदाहरण कौन सा है? जब हम डायरी को छोड़ते हैं तो वह गिर जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हो आप। पानी ढलान से नीचे बहता है, ये भी एग्जाम्पल है। पौधे का एक फूल पृथ्वी से आकर्षित होता है, ये भी ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? आगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब क्या होता है? इंडक्टिव। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आगमनात्मक मतलब कि इंडक्टिव। इंडक्टिव में आप पहले क्या देते हो? एग्जाम्पल, फिर आप क्या बताते हो? रूल। इसका अपोजिट क्या होता है? डिडक्टिव, जिसमें पहले क्या बताए जाते हैं? रूल, फिर क्या दिए जाते हैं? एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर है। बेलन का क्या होगा? एक मिनट, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन पूछा गया है। ठीक है, बेलन का आयतन निकाल लेंगे हम। अच्छा, इसके तो ऑप्शन ही नहीं है। ओ माय गॉड, ओनली 1 2 3 4 ही दिया है, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। चलो ऑप्शन हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है? 10। 10 आर स्क्वायर मतलब 10 10, और ये 7 से काटेंगे 3 बार, 6600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6600 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स बी से 50% अधिक है तो बी एक्स से कितने प्रतिशत कम है? देखो, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, और ये बी हो गया। एक्स जो है वो बी से 50% अधिक है, यानी कि अगर बी 100 है तो एक्स से 50% अधिक मतलब कितना हो गया? 150 हो गया। अब हमें बताना है कि बी एक्स से कितना प्रतिशत कम है। बी एक्स से कितना कम है? 50। बेस क्या लेंगे? बेस हम 150 का लेंगे, तो 50/150 इंटू 100। 0 से 0, 5 से काटोगे 3 बार, और ये आ जाएगा आपका 33.33%। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, बेपरिमेय संख्या जिनके हर का 2 या 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं शांत दशम। अच्छा, हाँ, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव को इन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा है शांत दशमलव को समाप्त करना, जबकि दशमलव को समाप्त करना नहीं, इन्हें हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट दे सकता है जिससे वे चुंबक की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें? चुंबक की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझ सकें। फर्स्ट तो दे ही सकता है विभिन्न प्रकार के उपकरणों, उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, टीवी, टेलीविजन, विद्युत घंटी में प्रयोग होने वाले चुंबक उपकरणों का पता लगाएं। सेकंड में दे सकते हैं चुंबकीय चिकित्सा पर जानकारी एकत्रित करें, कुछ मैग्नेट थेरेपी के उपचार में चुंबक उपयोग किए जाते हैं। दोनों ही दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, समता एक लक्ष्य के रूप में है, इसके लिए अपनाई गई रणनीतियों ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना केंद्रित किया है? समता एक लक्ष्य के रूप में, समता एक लक्ष्य के रूप में, समता को हम यहाँ समानता से ले सकते हैं। जो सिमिलैरिटी है वो एक गोल है हमारा, या फिर ये समता नहीं है, ये फिर है इंक्लूसिव, ये इंक्लूजन है जिसे हम बोलते हैं समावेशी। इसका हमने एक टारगेट बना के रखा है। तो पाठों को किसी भी लिंग संदर्भों से मुक्त करना बिल्कुल सही है, इससे इंक्लूजन होगा।
लड़कियां महिलाएं भेदभाव का सामना करती हैं, उनका संवेदनशील चित्रण, भेदभाव का सामना करती है उनका संवेदनशील चित्रण, बिल्कुल ठीक है। और जब आप उसका चित्रण करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इनका कितनी ज़्यादा इनके साथ भेदभाव हुआ है, तो दोनों ही सही होगा इसका राइट आंसर। और ये समानता भी हो सकता है, समता की जगह समानता भी हो सकता है, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है ये जेंडर इक्विटी भी हो सकता है, बट ये इंग्लिश का पता नहीं क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 100 मीटर किसके बराबर है, बताओ जरा। जो 100 मीटर होता है वो 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या कर सकता है, सही विकल्प चुनिए, बताओ जरा क्या कर सकता है सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति संवेदित कर सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान राष्ट्रीय पहचान एकता के महत्वपूर्ण प्रतीकों के बारे में सिखा सकता है। सामाजिक विज्ञान मुद्दों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है। वैसे मुझे लगा तीनों ही सही है, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान तीनों ही काम कर सकता है, बट इसका ऑफिशियली आंसर देना वो है ना तो एक और ना ही दो, ना तो फर्स्ट काम कर सकता ना ही सेकंड काम कर सकता। देखो इसमें हो क्या सकता है, इसमें ये हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन एंड आंसर दोनों, क्वेश्चन एंड ऑप्शन दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास 3 है, लेकिन जो आंसर है ना, आंसर में थर्ड तो दिया ही नहीं है, मतलब तीसरे वाले को तो बिल्कुल ही हटा दिया। तो मुझे लग रहा है ये जो ऑप्शन है ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, इसके ऑप्शन ही कुछ अलग बनना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हटाकर चलेंगे। इसे क्या कर, इसे आप सही नहीं मानेंगे, ठीक है, इसे हटाकर चलना। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक विज्ञान को समझने में समाज वैज्ञानिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपागम अपनाया जाता है, व्यवहारात्मक उपागम, वैदिक संज्ञानात्मक उपागम, दार्शनिक उपागम या फिर प्राथमिक उपागम, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, प्राथमिक उपागम नहीं अपनाया जाता, बाकी ये तीनों ही उपागम अपनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसाधनों के बारे में शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस नमूने का उपयोग किया जा सकता है, मृदा के नमूने, खनिजों के नमूने, कृषि के नमूने, सही बात है, तीनों के ही नमूनों का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है, विज्ञान उबाऊ विषय है, बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस तो। विज्ञान एक वैश्विक मानव प्रयास है, ठीक है। वैज्ञानिक सामुदायिक उद्यम है, ये भी ठीक है। विज्ञान ज्ञान तथा प्रक्रिया दोनों, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हमें नोट बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। एक प्रतीक जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता किंतु आवश्यकता अनुसार उसे संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, किसके नाम से दिया माना जाता है। एक प्रतीक जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो क्या होते हैं, वही तो हमारे चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या, जैसे लेट एक्स वाई जेड, माना कि राम की आयु एक्स है, लेट द एज ऑफ राम विल बी एक्स, इस तरह से। तो ये हुए हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे इन 100 में से जो डाउटफुल रहे, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी वो डाउटफुल ही रहेंगे, तो उन्हें हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 में से आप ये बताओ अगर 3 क्वेश्चन डाउटफुल रहे, हमने 97 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, तब आप इन 3 को लेकर या तो टेंशन में रहो या फिर ये सोचो कि 97 क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। NIOS की समरी चल रही है, CDP की क्लास चल रही है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वही भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को कंटिन्यू करने में। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।